Welcome to Chemistry Capsule. मैं राजेश कुमार and this video is for class 12th and the topic of this video is galvanic और voltaic cell और ये टॉपिक क्लास 11th में भी है रेडॉक्स रिएक्शन में और क्लास 12th में भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये टॉपिक बड़ा ही जनरल टॉपिक है। ये टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो इसमें बहुत सी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होंगी जिनका हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो क्या है ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल? तो जनरली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक वो डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो और ये दोनों सेल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या है ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है? तो गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को, और वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी रेडॉक्स रिएक्शन से। जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी उस रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जनरेट होगी और वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। स्टार्टिंग में इतना इजी नहीं था। जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी रेडॉक्स रिएक्शन में उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एलेसेंड्रो वोल्टा एंड लुइजी गैल्वेनी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर इन 1800 एंड 1780 में, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, और इस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उन्होंने एक जिंक रॉड को डिप किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से वो एक डिवाइस बना पाए जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से किस तरह से उन्होंने इस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट किया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस जिंक रॉड को हम इस कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो धीरे धीरे इस जिंक रॉड का वेट कम होना शुरू हो गया। और ये कम क्यों हुआ है कि जब भी ये जिंक रॉड इस कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी तो इस जिंक रॉड पर जो जिंक एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो गया इनटू जिंक 2+ आयंस, और इस जिंक एटम के ऑक्सीडेशन से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2+ आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनका रिडक्शन कर दिया इस जिंक एटम में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस जिंक रॉड का वेट कम होता गया और जिंक रॉड जो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है वो धीरे धीरे पतली होती गई, और जिंक रॉड के ऑक्सीडेशन से कॉपर 2+ आयंस का
लगातार रिडक्शन होता रहा और उसके रिडक्शन से इस कंटेनर के बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर के उन्होंने पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए। और जो ये रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं? ये हैं कॉपर पार्टिकल्स। और ये कॉपर पार्टिकल्स कैसे जनरेट हुए हैं? कॉपर पार्टिकल्स आर जनरेटेड बाय रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड द रिडक्शन ऑफ these copper 2+ ion is due to the oxidation of zinc and these zinc ions goes in solution। और धीरे धीरे जैसा हमें पता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है और धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का कलर भी फेड होता गया। तो और इसके साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के टेम्परेचर में भी चेंज आया। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी यहाँ पर चेंज हुआ और दिस सॉल्यूशन बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि इस रेडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी भी सप्लाई नहीं करनी पड़ी। इट मीन्स जो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी इसमें दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या कुछ ऑब्जर्व किया उन्होंने? फर्स्ट इज वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। और किस तरह से ये वेट डिक्रीज हुआ है जिंक रॉड का? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एटम्स प्रेजेंट इन रॉड। जो रॉड के अंदर जो जिंक एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता रहा कंटिन्यूअसली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज the blue color of solution fades with time। और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस प्रेजेंट थे वो डिक्रीज होते गए और वो कन्वर्ट हो गए कॉपर एटम्स में। और कॉपर आयंस का कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होना एक रिडक्शन प्रोसेस है और उस रिडक्शन प्रोसेस के लिए कॉपर 2+ आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको कहाँ से मिल जाते हैं? जिंक एटम से। सो रिडक्शन ऑफ कॉपर आयंस इज आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एटम्स इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी द सॉल्यूशन becomes hot during reaction. So heat is released. And fourth observation is this redox reaction is spontaneous. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में दो ही बातें हमें देखने को मिलती हैं, या तो वो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा या उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड the decrease in energy of that system appears in the form of heat। तो जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस सिस्टम की वो हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है।
तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज और देखी, यहाँ तो कॉपर आयंस का डायरेक्ट रिडक्शन हो रहा है और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। लेकिन हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से क्या मिल रही है हमें, हीट। और हीट कहां से मिल रही है, फ्रॉम केमिकल एनर्जी। लेकिन हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो कन्वर्ट करना है इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस अपने एक्सपेरिमेंट से एक पॉइंट को और ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो अपने इस एक्सपेरिमेंट से एक पॉइंट को और ऑब्जर्व किया उन्होंने, और वो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इन दिस कंटेनर ए रेडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड दैट रेडॉक्स रिएक्शन इज डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और कौन सी थी वो रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या थी वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की, जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन हो रहा था। तो जैसे उन्होंने इस केमिकल इक्वेशन को लिखा और इस केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो एक केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जो शो करेगी ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक को। और जो जिंक रॉड थी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसके ऑक्सीडेशन से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और जो सेकंड हाफ रिएक्शन होगी दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो शो करती है रिडक्शन को कॉपर 2+ आयंस के जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी इस केमिकल रिएक्शन से, दैट केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी पाथ के थ्रू इन कॉपर 2+ आयंस तक पहुँचा दें और वहाँ जाकर ये इनका रिडक्शन कर दे, और जिस पाथ का हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर 2+ आयन, और जब उस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसी एक कंटेनर में की और रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसी दूसरे कंटेनर में की, और जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उनको हम किसी पाथ के थ्रू पहुंचाएंगे इन कॉपर 2+ आयंस के पास, और उसी पाथ में से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि उस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो क्या कुछ था वो सेटअप। तो जब हम किसी पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कंटेनर से रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंटेनर तक, उस केस में वो रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, वो होगी उस टाइम पर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वन कंटेनर एंड रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अदर कंटेनर। तो जब भी ऑक्सीडेशन किसी एक कंटेनर में होगा और रिडक्शन किसी दूसरे कंटेनर में होगा, वो रेडॉक्स रिएक्शन एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी।
तो क्या था वो सेटअप? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए उन्होंने 2 कंटेनर लिए और किसी एक कंटेनर में जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें उन्होंने जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को फिल किया, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने एक जिंक रॉड को डिप किया। तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है अपना, और इस जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में एक जिंक रॉड डिप कर दी, और दूसरा कंटेनर लिया जो राइट हैंड साइड में भी एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में उन्होंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, और इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में उन्होंने कॉपर रॉड को डिप किया। तो ये जो सॉल्यूशन है अपना राइट हैंड साइड में, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, और इसमें उन्होंने डिप की कॉपर रॉड को, और ये जो कॉपर रॉड है इसको कनेक्ट किया इस जिंक रॉड से किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू। तो यहाँ पर हम लेंगे वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और ये जो सॉल्यूशंस लिए हैं जिंक सल्फेट के और कॉपर सल्फेट के, इनको भी कनेक्ट कर दिया एक यू शेप्ड ट्यूब की हेल्प से, और इस का नाम है साल्ट ब्रिज। अब इसका नाम साल्ट ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन। एंड और इस ट्यूब में उन्होंने फिल किया एक जेली लाइक मिक्सचर को, और इस मिक्सचर को बनाया वाटर और कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से ले सकते हैं हम इसके लिए? KCl, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, ये इन्होंने वाटर में मिक्स किया। और एक चीज़ और थी इस मिक्सचर में, वो था अगर एक सीवीड है, और जब इस मिक्सचर को गर्म किया और इस ट्यूब में फिल कर दिया और ठंडा होने के बाद वो एक जेली लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सॉल्ट ब्रिज है जो हेल्प करेगा फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशंस ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा जब ये सेल काम करेगा, और जब ये सेल काम करेगा तो आयंस किसी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे इस सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए ब्रिज फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन। तो क्या रहेगा इसमें? ये जो जिंक रॉड है, जब ये जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहेगी तो इसकी टेंडेंसी रहेगी ऑक्सीडाइज होने की, और जब इस जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने से जिंक 2+ आयंस जो जनरेट होंगे वो इस सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक एटम के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होंगे वो इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे। तो क्या रिएक्शन रहेगी इस इलेक्ट्रोड के लिए? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये आयंस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस रोड पर, और ये रोड रहेगी एनोड एंड एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल फॉर दिस सेल। तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन से इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, एंड दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड।
अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे और धीरे धीरे इनकी रिपल्सन से ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू पुश होते रहेंगे और इस वायर के थ्रू यही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं, इस कॉपर रॉड पर। तो ये कॉपर रॉड है और यहाँ पर आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर आ जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे कॉपर 2+ आयंस को जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इन कॉपर 2+ आयंस का वो रिडक्शन कर देंगे। किस तरह से कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन होगा और उसको हम शो करेंगे इस तरह से। तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जब इस सेल ने काम करना शुरू नहीं किया था उस टाइम पर इस सॉल्यूशन में जितनी कंसंट्रेशन 2+ आयंस की थी उतनी ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस की भी थी। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जब इस सेल ने काम करना शुरू ही नहीं किया था उस टाइम पर जितनी कंसंट्रेशन जिंक आयन की है उतनी ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस की भी रहेगी इस सॉल्यूशन में। इसी तरह से उसी टाइम पर जितनी कंसंट्रेशन कॉपर 2+ आयंस की थी उतनी ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस की भी थी इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन से जिंक आयंस सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो कुछ समय के बाद जो कंसंट्रेशन होगी जिंक आयंस की वो इंक्रीज हो जाएगी उस कंसंट्रेशन की जो सल्फेट आयंस की थी शुरू में। तो वहाँ पर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी जिंक आयंस की वो ज़्यादा हो जाएगी सल्फेट आयन से इस सॉल्यूशन में आफ्टर सम टाइम। इसी तरह से इस सॉल्यूशन में भी जैसे जैसे सेल काम करेगा जो कंसंट्रेशन है कॉपर 2+ आयंस की वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ आयंस का यहाँ से रिडक्शन हो रहा है और ये कॉपर 2+ आयंस इस सॉल्यूशन से गायब हो रहे हैं और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो कुछ समय के बाद इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी जिसके कारण ये सेल काम करना बंद कर देगा अगर हम इस साल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे। तो इस साल्ट ब्रिज का क्या काम है? साल्ट ब्रिज मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की भी और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की भी। किस तरह से इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। तो जब यहाँ पर सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो उस केस में यही सल्फेट आयंस इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ आ जाएंगे। और कितने आएंगे? मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट में 10 जिंक आयंस आ रहे हैं इस सॉल्यूशन में और उतने ही समय में 10 कॉपर आयंस भी यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए हमारे पास? 10 सल्फेट आयन। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हो गए हमारे पास? 10 जिंक आयन। तो उतने ही समय में 10 सल्फेट आयंस इस सॉल्यूशन से इस साल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पहुँच जाएंगे और क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, जिससे जो कंसंट्रेशन जिंक आयन की रहेगी इस सॉल्यूशन में उतनी ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस की भी रहेगी। इसी तरह से इस सॉल्यूशन में भी जब 10 कॉपर आयंस यहाँ से गायब हो रहे हैं उस केस में 10 ही सल्फेट आयंस यहाँ से जा रहे हैं। तो इस केस में भी जितनी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस की रहेगी उतनी ही कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में
सल्फेट आयंस की भी रहेगी। और इसको किसने मेंटेन किया है? इसको मेंटेन किया है इस साल्ट ब्रिज ने। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशंस ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे इस एनोड पर, और ये इलेक्ट्रोड रहेगा कैथोड, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एनोड से, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वायर के थ्रू, और कहाँ पहुँच रहे हैं? इस कैथोड पर। और कैथोड पर पहुँचने के बाद ये इन कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन कर रहे हैं। तो इस आउटर सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, और जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से हमने देखा कि जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करेंगे हम किसी एक कंटेनर में, और किसी दूसरे कंटेनर में करेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उससे जो केमिकल एनर्जी जनरेट होगी इस रेडॉक्स रिएक्शन से, वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कौन सा सेल है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। स्टार्टिंग में हमने देखा जो पहले एक ही कंटेनर में हम रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे, उसमें जो केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी वो कन्वर्ट हो रही थी हीट एनर्जी में। लेकिन जब उसी रिएक्शन को हमने अलग अलग कंटेनर में किया, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इस केस में वो रेडॉक्स रिएक्शन एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बन गई, और उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा आउटर सर्किट से, और जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही सारी थ्योरी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगी जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से करेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम अलग से करेंगे। और जब ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो ट्रांसफर होंगे किसी आउटर सर्किट के थ्रू और पहुंच जाएंगे किस पर? कैथोड पर फ्रॉम एनोड। और उसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसमें वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा जिस पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और उसका जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा जिस पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट फ्लो करेगा हमेशा कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड।